हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आज सेट नंबर 7 करने वाले हैं दोस्तों। सेट नंबर आपका 8 होगा दोस्तों। चलिए हम लोग पहले जीके ज्योग्राफी को देखेंगे दोस्तों, उसके बाद पॉलिटी को। 40 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है दोस्तों। चलिए देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर के मध्य अटलांटिक कटक को डैश के रूप में जाना जाता है, तो डॉल्फिन उदय के रूप में। क्या जाना जाता है? डॉल्फिन उदय राइज के रूप में। उसमें देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर के मध्य अटलांटिक कटक को डैश के रूप में जाना जाता है, तो डॉल्फिन उदय के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सा सही ढंग से सुमिलित नहीं है दोस्तों? देखिए, आगामी आपका नागालैंड, ये सही है। बिरहोर आपका झारखंड, ये भी आपका सही है। चलिए हम लोग गलत खोजना। देखिए, खास जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। खास आपका कहाँ है दोस्तों? तो खास जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी एक जातीय भाषाई समूह है दोस्तों, जो वर्तमान नेपाल और भारतीय राज्य उत्तराखंड, कुमाऊं गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम और कश्मीर में है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, गर्म दिन और ठंडी रातें भारत के किस मौसम और क्षेत्र को विशेषता है दोस्तों? ये आपका है दोस्तों, गर्म दिन और ठंडी रातें भारत के किस मौसम और क्षेत्र की विशेषता है? तो ये है आपका तटीय दोस्तों, ये है आपका उत्तर भारत की सर्दियाँ दोस्तों। क्या? उत्तर भारत की सर्दियाँ दोस्तों। चलिए हम लोग फिर से इसको देख लिया जाए, इस क्वेश्चन को दोस्तों। क्या बोला गया? गर्म दिन है, दिन गर्म रहेगा दोस्तों, और ठंडी रातें भारत के किस मौसम और क्षेत्र की विशेषता बताती है? तो ये बताता है आपका दोस्तों उत्तर भारत की सर्दियाँ के बारे में ये बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व के डैश क्षेत्र में प्रमुख वृक्षारोपण पाए जाते हैं दोस्तों। विश्व के डैश क्षेत्र में प्रमुख वृक्षारोपण पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं प्रमुख वृक्षारोपण दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों? उष्णकटिबंधीय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रायद्वीप नदियों का समूह को पहचानो। प्रायद्वीप नदियों के समूह को पहचानना है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, महानदी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा। कौन कौन होगा दोस्तों प्रायद्वीप नदियों की नदियाँ दोस्तों? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी दोस्तों। कौन कौन है? गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी दोस्तों। आपका सी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों, जब ब्रह्मपुत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिहांग के नाम से कहते हैं। क्या नाम से दोस्तों? दिहांग के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है दोस्तों? ये गेहूं की फसल है दोस्तों। इसकी गेहूं की किस्म है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत के देश में खेती के आदिम रूप को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है दोस्तों। झूम कृषि के रूप में कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका इनमें से कोई नहीं हो दोस्तों, ये उत्तर पूर्वी राज्य में है दोस्तों। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी राज्य में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी दोस्तों। स्थानांतरित कृषि है दोस्तों ये उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया दोस्तों, ये सब राज्य में पाई जाती है। चलते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश को लागू किया गया दोस्तों? 1972 में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, आपका 3 नंबर में है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ENSO कार्यक्रम संबंधित है दोस्तों। ENSO कार्यक्रम जो है मौसम से संबंधित है दोस्तों। इनमें से कोई नहीं होगा। किससे संबंधित है? मौसम से दोस्तों। मौसम से संबंधित आपका ENSO का कार्यक्रम मानसून से संबंधित है। किससे दोस्तों? मानसून से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए दिया गया है, ENSO का कार्यक्रम मानसून से जुड़ा हुआ है। ENSO जटिल मौसम पैटर्न है जो भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्रों में समुद्र के तापमान में बदलाव के परिणाम से होता है। तो ENSO भारतीय ग्रीष्म मानसूनी वर्षा का एक प्रमुख भविष्यता है दोस्तों। चलिए, ENSO एल नीनो और ला नीनो में विभाजित करता है दोस्तों। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जिसे सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में वर्णित करता है। मजबूत एल नीनो घटनाओं के परिणाम स्वरूप भारत कमजोर मानसून और सूखा पड़ता है दोस्तों। ला नीना का उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत
महासागर के सतही जल के असामान्य रूप से ठंडा होने के रूप में वर्णित किया गया। एल नीनो को स्पेनिश में द लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सूची 1 सूची 2 को मिलाना दोस्तों। जनजातीय और मूल राज्य दोस्तों। थारू, थारू आपका उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। भील, भील आपका कहाँ है? राजस्थान में दोस्तों। और गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश में। मुंडा आपका झारखंड में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका हो जाएगा दोस्तों ये 4 दोस्तों। आपका देखिए 4 और डी का मुंडा आपका 3, तो आपका दोस्तों ये हो गया ये दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है दोस्तों। विपुल में बड़ा दोस्तों, सबसे बड़ा दूध का उत्पादन राज्य है दोस्तों ये आपका यूपी है दोस्तों। तो स्टेट बड़ा है तो वहाँ गाय भैंस ज़्यादा है, इसलिए वहाँ दूध भी उत्पादन ज़्यादा होगा दोस्तों। फिर वही रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का विपुल दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत निम्नलिखित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में कौन से महारत्न की श्रेणी में आता है दोस्तों? निम्नलिखित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में से कौन महारत्न की श्रेणी में आता है? महारत्न की श्रेणी में जो आता है दोस्तों ये कौन है? तो दोस्तों ये है आपका भारत की हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है दोस्तों। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत कामकाजी आयु के अंतर्गत आता है दोस्तों? 66%। कितना आता है? 66% कामकाजी के अंतर्गत आता है। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत कामकाजी आयु के अंतर्गत आता है? तो 66% आता है। तो कितना? 66%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में किस वित्तीय संस्थान ने राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना RUIDP का समर्थन किया है दोस्तों? तो देखिए निम्नलिखित में किस वित्तीय संस्थान ने राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना का समर्थन किया है? ये आपका हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा एशियाई विकास बैंक दोस्तों। क्या होगा? एशियाई विकास बैंक दोस्तों। चलिए हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। वित्तीय संस्थान ने राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना का समर्थन किया था, तो एशियाई विकास बैंक दोस्तों। कौन कहता है? एशियाई विकास बैंक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखिए। बिहार में सर्वाधिक बृहत बिजली योगदान करता है दोस्तों थर्मल का। किसका? थर्मल का है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है पूछा दोस्तों। ये मिट्टी कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन फॉस्फोरस में तुक्ष है दोस्तों। तो तुक्ष नहीं है, यही आपका गलत है दोस्तों। ये तुक्ष नहीं है दोस्तों, नहीं सॉरी दोस्तों, ये तुक्ष मिट्टी कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन में तुक्ष होता है दोस्तों, ये सही है। आप ये मिट्टी उच्च तापमान उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मिट्टी उत्तरी मैदान और नदी घाटी में व्यापक होती है दोस्तों, ये आपका गलत है। उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में ये व्यापक रूप में नहीं है दोस्तों, ये आपका 3 नंबर आपका यहाँ गलत है दोस्तों। लेटराइट मिट्टी जो है ये आपका उत्तरी मैदान और नदी घाटियों प्रणाली में नहीं होता, ये आपका हो जाएगा दोस्तों। लेटराइट मिट्टी कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन फॉस्फेट में तुक्ष होती है और तापमान भारी वर्षा स्थिति में वैकल्पिक गीले और सूखे समय के साथ बनते हैं दोस्तों। ये मिट्टी आपका चूने मैग्नीशियम पोटास और नाइट्रोजन में बहुत तुक्ष होते हैं दोस्तों, मतलब कम पाया जाता है दोस्तों। ये मिट्टी दक्षिण भारत में पाया जाता है दोस्तों। महाराष्ट्र कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अच्छी तरह से विकसित होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए पीडमोंट मैदान मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी ड्यूडर्स चौस और तराई में पाई जाती है दोस्तों? तो ये जलोढ़ मिट्टी होगा। कौन सा दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन आपका है पीडमेंट मैदान के मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी ड्यूडर्स चोस और तराई में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों। चलिए बिहार में तृतीय चट्टान बिहार में निम्नलिखित में किस जिले में पाई जाती है तृतीय चट्टान दोस्तों? तो ये आपका पाई जाती है पश्चिम चंपारण दोस्तों। तृतीय चट्टान किस में पाई जाती है? पश्चिम चंपारण दोस्तों। बिहार में तृतीय चट्टान बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोल्डोरा एक शब्द है, निम्नलिखित में विकल्पों में किससे संबंधित? कोल्डोरा दोस्तों ये चंद्रमा से संबंधित है। किससे दोस्तों? कोल्डोरा
ज्वालामुखी से दोस्तों, सॉरी किससे है, कोल्डोरवा जो है संबंधित है, ये ज्वालामुखी किससे संबंधित, ज्वालामुखी कोल्डेरा दोस्तों, किससे संबंधित, ज्वालामुखी से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा पृथ्वी के अंतरतम भाग में पाया जाता है दोस्तों, पृथ्वी के अंतरतम भाग में जो पाया जाता है, लेहमान और सभ्यता, क्या पाया जाता है, लेहमान और सभ्यता दोस्तों, क्या पाया जाता है, लेहमान और सभ्यता पृथ्वी के अंतरतम भाग में पाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया गया है, रेडियो प्रसारण भारत में स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे के रेडियो क्लब द्वारा शुरू किया गया था। प्रारंभ में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक ही सीमित थी, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई थी। आपका दोस्तों केवल 2 सही है दोस्तों, ये आपका गलत है, केवल आपका इसमें 2 सही है दोस्तों, क्या है, केवल 2 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रारंभ में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक ही सीमित थी, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई थी। आपका 2 सही है, सही है दोस्तों। देखिए 1992 में, देखिए भारत में रेडियो प्रसारण 1927 में बॉम्बे के रेडियो क्लब द्वारा शुरू किया गया था, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि तब से इसमें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त और लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में बदल दिया था। देखते ही देखते उन्हें देश के हर घर में जगह बना लिया और सरकार ने इस अवसर का फायदा उठाया। 1930 में भारतीय प्रसारण प्रणाली के तहत संचार के इस लोकप्रिय माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन भारतीय राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक आपका उड़ीसा राज्य, कौन है दोस्तों, उड़ीसा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से 5 राज्यों की कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। मुस्लिम आबादी के हिस्से में इन राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, आपका असम, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश दोस्तों। कहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊपर की ओर जाता है, वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो घट जाएगा, क्या होगा, वायुमंडलीय दाब जो है घट जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया निम्नलिखित में से क्या व्यापक अवनालिका अपरदन द्वारा निर्मित भौतिक लक्षण एक उदाहरण है दोस्तों। भौतिक लक्षण जो उदाहरण है ये आपका क्या है दोस्तों, देखिए अवनालिका पूछा है, बोला निम्नलिखित में क्या व्यापक अवनालिका अपरदन द्वारा निर्मित भौतिक लक्षण का एक उदाहरण है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा चंबल घाटी, क्या होगा, चंबल घाटी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी विरोधाभास है दोस्तों। अत्यधिक मौसमी विरोधाभास जो है ये आपका हो जाएगा दोस्तों कहाँ पे, भारत के आंतरिक भाग में दोस्तों, कहाँ पे होगा, भारत के आंतरिक भाग में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर का सन्निकट सीमा क्या है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 2.1 से लेकर 2.9 यानी 2 से 3 बच्चे के बीच था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में प्रवसन के बारे में कौन सा कथन गलत है दोस्तों, प्रवसन के बारे में चलिए देखते हैं। प्रवसन ग्रामीण से शहरी की ओर होता है दोस्तों, ये आपका सही है। प्रवसन सामाजिक कारकों पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है दोस्तों। प्रवसन खिंचाव और धक्का देने वाली कारक है दोस्तों, क्या है, प्रवसन जो है खिंचाव और धक्का देने वाली कारक है दोस्तों, आपका ये भी सही है दोस्तों। लेकिन गलत पूछा है तो आपका प्रवसन सामाजिक कारकों पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है दोस्तों, करता निर्भर दोस्तों, यही आपका गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक सूखा प्रतिरोध फसल है दोस्तों, सर्वाधिक सूखा प्रतिरोध फसल आपका ज्वार है, क्या है दोस्तों, ज्वार सर्वाधिक सूखा प्रतिरोध फसल है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, तो गेहूं की खेती सर्दियों और गर्मियों दोनों में की जाती है दोस्तों, गेहूं की खेती जो है सर्दियों और गर्मियों दोनों में की जाती है दोस्तों, यही कथन आपका सही है। ये कथन जो गेहूं की खेती की सर्दियों और गर्मियों में दोनों में की जाती है, ये सही है, लेकिन हमको सत्य नहीं है पूछा जाता। हरित क्रांति के कारण पंजाब में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है दोस्तों। तंजावुर बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन करता है, गलत है दोस्तों। सबसे बड़े पैमाने पर यूपी करता है, परसेंटेज में आपका पंजाब करता है। देखिए भारत में कोई कृषि योग्य भूमि जिसे एक वर्ष अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम की अवधि के लिए उत्कृष्ट बिना जोते छोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कृषि बंजर भूमि, क्या कहते हैं, कृषि बंजर भूमि बोलिए। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है दोस्तों। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो स्थित है दोस्तों, ये आपका गोवा में। कहाँ पे है दोस्तों? गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? गोवा में। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य नाम से जानते हैं। यह प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य डॉक्टर सलीम अली मोइनुद्दीन अली के नाम पर स्थित है। यह गोवा के मांडवी नदी के किनारे चारोवा द्वीप के पश्चिम भाग में स्थित एस्चुरी मैंग्रोव आवास में स्थित है। यह 1988 में गोवा के वन विभाग द्वारा आरक्षित घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर सलीम अली एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे जिन्होंने भारत में पक्षी विज्ञान और लोकप्रिय बनाया। तो भारत के वर्डमैन के रूप में भी जाना जाता था। तमिलनाडु में देखिए राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर सेलम टाइगर रिजर्व स्थित है दोस्तों। वहाँ कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। निम्न जीव मंडल निश्चयों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। देखिए, नंदा देवी है, फिर पंचमढ़ी है, फिर अगस्त्यामुलाई, फिर पन्ना, कंचनजंगा दोस्तों। आपका ए सही है दोस्तों। जीव मंडल के निश्चयों को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम सजाना, फिर नंदा देवी पहले दोस्तों आपका, फिर पंचमढ़ी, फिर अगस्त्यामुलाई, फिर आपका पन्ना और कंचनजंगा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नंदा देवी आपका 1988 में और वर्ग किलोमीटर 5860 चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तराखंड के हिस्से में स्थित है। पंचमढ़ी जो है 1999 में 4926 किलोमीटर मध्य प्रदेश के बैतूल और होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त्यामुलाई दोस्तों 2001 में 3500 तमिलनाडु में तिरुनेलवेली कन्याकुमारी जिले का हिस्सा और केरल में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पंतमोटा में स्थित है दोस्तों। पन्ना 2011 में दोस्तों 2998 मध्य प्रदेश के पन्ना और दोस्तों 6 जिलों का हिस्सा है दोस्तों। कंचनजंगा जो है ये 2000 में 2619 कंचनजंगा पहाड़ियों और सिक्कों के हिस्से हैं दोस्तों। कंचनजंगा पहाड़ियों और सिक्कों के हिस्से हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलिए देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में जो चलती है ये लू पवन है। तो ग्रीष्म में जो उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म शुष्क पवन कौन है? लू दोस्तों, लू पवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश निम्न में किस जलवायु क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश जो संबंधित है ये दोस्तों आपका किस जलवायु प्रदेश से संबंधित है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। आपका हो जाएगा दोस्तों आंध्र उपोष्णीय कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश किस जलवायु क्षेत्र से संबंधित है? तो आंध्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से संबंधित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका दोस्तों है हिमालय से संबंधित श्रृंखला दोस्तों। तो देखिए, हिमालय से संबंधित जो श्रृंखला, निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला पूछा गया है। तो आपका महाभारत है, धौलाधर है और दोस्तों पीर पंजाल, आपका तीनों है दोस्तों। तीनों आपका हिमालय से संबंधित है दोस्तों। निम्न हिमालय का ही भाग है दोस्तों, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि कहा जाता है दोस्तों? तो 1921 से 51 को स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहता है? स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर 1921 से 1951 को कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। घग्गर नदी बिहार के किस स्थान में गंगा नदी में मिलती है दोस्तों? छपरा में। तो घग्गर नदी बिहार के किस स्थान में मिलती है? छपरा में दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, घग्गर नेपाल के नामपा से निकलती है और गोपालगंज में बिहार के में प्रवेश करती है। घग्गर छपरा में गंगा नदी में मिलती है, इसलिए दो सही है दोस्तों। यह हिंदुओं और बौद्ध दोनों के लिए एक पवित्र नदी है। यह गंगा के एक बाएं किनारे पर सहायक नदी है दोस्तों। गंगा की बाएं किनारे की सहायक नदी है। नेपाल में नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है और शारदा नदी और रत्ती नदी उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। गंगा नदी वो गंगा के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर। गंगा नदी बहुत विशाल डेल्टा बनाने से पहले बंगाल की खाड़ी में मिलती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धन्यवाद दोस्तों, आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अब 40 क्वेश्चन पॉलिटी का देखते हैं। विधि संबंधी मामले राज्य सरकार को सलाह देने के लिए विधि संबंधी मामले राज्य सरकार को सलाह देने के लिए
कौन जिम्मेदार है दोस्तों? चलिए हम लोग ऊपर देखते हैं। तो आपका दोस्तों हो जाएगा राज्य के महाधिवक्ता दोस्तों, कानून के संबंधी मामले देने के लिए अधिकार किनके पास है? राज्य के महाधिवक्ता। इनका पूछ लिया जाए कितने अनुच्छेद में दोस्तों? 165 अनुच्छेद में वर्णन किया गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कानून के शासन, कानून के शासन के अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो नियम जो कानून को चिन्हित करने में मदद करता है। कोई भी व्यक्ति जो कानून से ऊपर नहीं है। और वकील बनाने के लिए नियम। तो देखिए कानून के शासन के व्यक्ति को क्या अभिप्राय है दोस्तों? नियम जो कानून को चिन्हित करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, देखिए कानून के शासन की अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय है? तो कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है दोस्तों, आपका यही सटीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो 19 का जो हिस्सा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये 19 का हिस्सा नहीं है दोस्तों। चलते हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सा कथन 1773 के विनियमन अधिनियम के बारे में सही है? तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी के बेहतर प्रदर्शन के लागू किया जाता है। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। आपका 1 और 2 सही है दोस्तों, तीसरा आपका गलत है दोस्तों। विलियम बेंटिंक बंगाल के पहले गवर्नर नहीं थे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग थे, यहाँ पर ये गलत है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 1 और 2 सही है दोस्तों। चलिए बोला गया कौन सूचीबद्ध सूचितों को मिलाना? तो राज्यों द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों, आपका विधिक निःशुल्क सहायता जो दिया जाता है 39 के ए के तहत दोस्तों। देश में पर्यावरण संरक्षण के संवर्धन दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद आर्टिकल 48 में दिया जाता है। अनुच्छेद 48 में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन दिया जाता है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर की ऊँचा रखना दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 47 दोस्तों। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा रखना आर्टिकल 47 है दोस्तों। कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथककरण दोस्तों अनुच्छेद 50 है। कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथककरण क्या होगा? 50 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। फिर से मान लीजिए राज्यों द्वारा लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के ए में दोस्तों, आर्टिकल 39 के ए में देश में पर्यावरण के संरक्षण के संवर्धन अनुच्छेद 48 के ए में पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा रखना 48 में दोस्तों, आर्टिकल 47 में, आर्टिकल 47 में। कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोला जा रहा है कि भारत में स्वस्थ का अधिकार किस मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है दोस्तों? जीवन जीने के अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसे नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 16 के 4 वर्णन करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसे नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? अनुच्छेद 16 के 4 क्लियर मतलब डिफाइन करता है दोस्तों। भारतीय संविधान में राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर जोर देता है दोस्तों? तो ये जोर देता है अनुच्छेद 21 को दोस्तों। किसे देता है? अनुच्छेद, फिर से देखिए क्या बोला गया कि भारतीय संविधान में राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का जोर देता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 46। क्या होगा? अनुच्छेद 46 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए भारत की नागरिकता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? भारत की नागरिकता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता संबंधित है, ये सही है दोस्तों। फिर आगे देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता संबंधित है जो अफगानिस्तान में पलायन किए दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों। 7 फिर सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं आयरलैंड से ली गई दोस्तों? तो राज्य के नीति सिद्धांत, विधि नियमों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोस्तों। तो क्या बोला भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं आयरलैंड से ली गई? तो देखिए आयरलैंड से आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की विशेषता
नहीं ली गई दोस्तों, और विधि नियम भी नहीं लिया गया, सिर्फ आपका राज्य की नीति निषेध तत्व लिया गया था। क्या लिया गया? राज्य की नीति निषेध तत्व आयरलैंड से लिया गया था दोस्तों। केवल आपका दोस्तों 1 होगा, केवल 1 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयरलैंड से ली गई विशेषता इस प्रकार है। राज्य नीति निषेध तत्व राज्यसभा और राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया। डीपीएसपी लोगों को दिए जाने वाले दिशा निर्देश हैं। भारतीय संविधान के चौथे भाग में इनका उल्लेख किया जाता है। ब्रिटेन से ली गई विशेषाधिकार, विधि नियम, संसदीय प्रणाली, कैग का कार्यालय और एकल नागरिकता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मौलिक अधिकार, न्यायपालिका प्रस्तावना को यूएसए से लिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। कौन थे संचालन समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्षों के नाम देखिए। यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों का सलाहकार समिति कौन थे दोस्तों? ये थे आपका सरदार पटेल दोस्तों। देखिए, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति सरदार पटेल थे। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट कमेटी, राज्यों के साथ वार्ता के लिए समिति जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो स्टेट्स कमेटी, राज्यों के साथ वार्ता के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान निम्न में कौन सी विशेषताएं आयरलैंड से ली गई दोस्तों? तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। केवल एक आपका होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 डैश की नियुक्ति के लिए मार्गदर्शन करता है दोस्तों। ये भारत के महान्यायवादी का करता है। किसका दोस्तों? महान्यायवादी नहीं होगा दोस्तों, नियंत्रक महाल का परीक्षक दिया गया है। भारत के नियंत्रक महाल का परीक्षक होगा। किसका होगा? भारत के नियंत्रक महाल का कैग का दोस्तों। वो 76 में होगा, महान्यायवादी 76 दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और डैश व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन करता है दोस्तों। बंधुत्व की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है दोस्तों? तो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार। किसके प्रति? विधानसभा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? राज्यपाल के संबंध में तो राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने हो रहते हैं। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। सही दोस्तों। उसके पास राज्य विधानमंडल को बुलाने या अस्थिर करने या राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति भी है। राज्यपाल किसी भी धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है दोस्तों, लौटा सकता है। ये आपका एक व्यक्ति, राज्यपाल किसी धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। ये भी सही है दोस्तों। एक व्यक्ति को 2 या से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। यही आपका गलत है दोस्तों, किया जाता है। यहाँ पे नहीं गलत हो जाएगा, यही गलत है आपका। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सत्ता के साझेदार, देखिए, सत्ता के साझेदार को वांछनीय क्यों माना जाता है? सत्ता के साझेदार को वांछनीय क्यों माना जाता है दोस्तों? सत्ता का बंटवारा मूल्यांकन, क्योंकि यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करता है। सही है दोस्तों। सत्ता के साझेदार महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राजनीतिक असंतोष से निपटने में मदद करता है। ये भी सही है। सत्ता के साझेदार मूल्यवान है, क्योंकि यह अल्पसंख्यकों के सत्ता दावों को निपटने में मदद करता है। ये भी सही है दोस्तों। सत्ता के साझेदार मूल्यवान है, क्योंकि यह कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करता है दोस्तों। आपका चारों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। आपका एक से अधिक सही है दोस्तों, सभी सही है आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकतंत्र और अधिकारों के बीच अंतर संबंध के बारे में कौन सा तंत्र अधिक मान्य है दोस्तों? प्रत्येक देश के लोकतंत्र अपने नागरिकों को अधिकार देता है दोस्तों। आपका ये सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से विचार करना। राज्यों के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है दोस्तों। आपका सही है। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण चर्चा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आपका जो होगा 1 और 2 आपका सही था दोस्तों। यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आपका 1 दोस्तों। राज्यसभा पास धन विधेयक को स्वीकार करने
या संशोधित करने का कोई शक्ति नहीं है। सही बात है दोस्तों। राज्यसभा अनुदान की मांगों का मतदान नहीं कर सकता, ये भी बात सत्य है दोस्तों। लेकिन राज्यसभा वार्षिक वित्तीय में चर्चा नहीं करता, चर्चा करता है दोस्तों, यहाँ पे ये गलत है। इसलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 1 और 2 सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलाना दोस्तों। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा दोस्तों। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा जो होगा वो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शक्तियों का पृथक्करण कहेंगे। शक्तियों का पृथक्करण दोस्तों, विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच की सत्ता का बंटवारा, विभिन्न स्तरों पर दोस्तों तो सरकार की सत्ता का बंटवारा जो होगा ये आपका हो जाएगा साथियों, ये आपका रुक जाइए, थोड़ा ऊपर करने दीजिए। विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा जो होगा ये आपका संघीय सरकार हो जाएगा। क्या होगा, संघीय सरकार दोस्तों। विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा साझा की गई शक्ति दोस्तों, विभिन्न सामाजिक समूह दोस्तों ये आपका हो जाएगा सामुदायिक सरकार दोस्तों। क्या होगा, सामुदायिक सरकार दोस्तों। विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा साझा की गई शक्ति सामुदायिक सरकार दोस्तों। दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की गई शक्ति दोस्तों ये क्या है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा गठबंधन सरकार दोस्तों। क्या होगा, गठबंधन सरकार। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे निकलते हैं। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली एक अनूठी संस्था शैडो कैबिनेट है दोस्तों। ये प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में हम लोगों को बताना है, तो आपका दोनों सही था दोस्तों। ब्रिटिश का सर्वोच्च ब्रिटिश संसद सर्वोच्च नहीं है और उसी सर्वोच्च है दोस्तों, यहाँ पे ये गलत है। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। आपका 1 2 सत्य था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति का निषेधाधिकार के बारे में कथनों में विचार करना है और सही उत्तर को चयन करना है। साधारण विधेयक को खारिज किया जा सकता है लेकिन वापस नहीं किया जा सकता दोस्तों, तो आपका ये गलत है दोस्तों। वापस भी किया जाता है। धन विधेयक को अभिपुष्टि और वापसी की जा सकती है, ये भी धन विधेयक की अभिपुष्टि वापसी की जा सकती है, ये गलत है दोस्तों। वापसी नहीं की जा सकती है। तो संविधान संशोधन विधेयक को वापस नहीं किया जा सकता, ये आपका सही है दोस्तों। संविधान संशोधन विधेयक को वापस नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये आपका केवल 3 सत्य है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र और राज्य में निहित विधायी शक्तियों को सही क्षेत्रीय सीमाएं क्या है दोस्तों। केंद्र और राज्य में निहित विधायी शक्तियों की सही क्षेत्रीय सीमाएं, देखिए संसद भारत के क्षेत्र के एक हिस्से के लिए कानून बना सकता है दोस्तों। एक क्षेत्र के लिए कानून नहीं बनाया जाता है, ये आपका गलत है दोस्तों। फिर से देखिए, केंद्र और राज्य में निहित विधायी शक्तियों की सही क्षेत्रीय सीमा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। संसद व भारत के क्षेत्र में एक हिस्से के लिए कानून बना सकते, सही है दोस्तों। फिर आपका देखिए, संसद के साथ साथ राज्यों कुछ मामलों में द्वारा अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बनाया जा सकता है दोस्तों, ये आपका गलत है। समवर्ती और राज्य सूची के अति व्यापन के मामले में समवर्ती सूची प्रबल है दोस्तों, सही बात है दोस्तों। 3 आपका सही है। 4 देखिए, 4 आपका क्या है, एक वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों से उनके वित्तीय विधेयकों को धन विधेयकों को सहित अपने विचार के लिए आरक्षित करने के लिए कह सकता है दोस्तों। आपका 4 भी सही है, मतलब 1 3 4 सही है दोस्तों। 1 3 4 आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकतांत्रिक सरकारें सबसे मूल परिणाम क्या है। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे मूल परिणाम क्या है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण निर्णय लेना दोस्तों और शक्तिशाली दमनकारी शासन है। आगे देखिए, आगे क्या ऑप्शन दिया गया, नागरिकों के प्रति जवाबदेही दोस्तों। तो आपका देखिए, लोकतांत्रिक सरकार का सबसे मूल परिणाम जो होगा आपका नागरिकों के प्रति जवाबदेही होगा दोस्तों। आपका सी सही है दोस्तों, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या संसद की न्यायिक शक्तियाँ और कार्य है, निम्नलिखित में से क्या संसद की न्यायिक शक्तियों और कार्य है दोस्तों। न्यायिक शक्तियाँ और कार्य दोस्तों पूछा गया, तो देखिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यह संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को दोषी ठहराता है दोस्तों, आपका ये सही है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, ये भी सही है दोस्तों। फिर देखिए, यह अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को उसके विशेषाधिकारों के उल्लंघन या उसकी अवमानना के लिए दंडित करता है, आपका तीनों सही है दोस्तों। उपयुक्त सभी विकल्प सही है दोस्तों। न्यायिक से संबंधित आपका तीनों सही है। क्या क्वेश्चन था, संसद की न्यायिक शक्तियों और कार्य दोस्तों, आपका तीनों सही था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए,
कौन सा देश अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है दोस्तों? देखिए कनाडा करता है, भारत करता है और अमेरिका करता है। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है दोस्तों। आपका 1 2 4 दोस्तों, 1 2 4 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है दोस्तों? तो कैबिनेट शासन प्रणाली, पृथक शक्ति पृथक्करण। कैबिनेट शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण सही है दोस्तों। राष्ट्रपति प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व, ये आपका गलत है दोस्तों, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है। संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति का विभाजन, ये भी सही है। संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति का विभाजन होता है। और एकात्मक शासन प्रणाली शक्तियों का संकेंद्रण होता है। एकात्मक में दोस्तों शक्तियों का संकेंद्रण होता है और संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति का विभाजन। तो संघात्मक में शक्ति का विभाजन और कैबिनेट शासन प्रणाली शक्ति का पृथक्करण। तो आपका 1 3 और 4 इसमें सही है दोस्तों, 1 3 4 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए हो जाएगा, देखिए कैबिनेट शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण दोस्तों। संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति विभाजन। एकात्मक शासन प्रणाली शक्तियों का संकेंद्रण। राष्ट्रपति प्रणाली में कैबिनेट एक सामूहिक विधान प्रभाव के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि उनकी भूमिका सरकार के प्रमुख के लिए आधिकारिक सलाहकार परिषद है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नौवीं अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय किस निर्णय में रद्द कर दिया दोस्तों? नौवीं अनुसूची को सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में रद्द कर दिया गया है? केसवा दोस्तों, नौवीं अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में रद्द कर दिया गया है? ये है दोस्तों IR कोयलो मामला, IR कोयलो मामला दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत किसके द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों? जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा, जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा दोस्तों। चलिए देखिए कार्ल मार्क्स दोस्तों, कार्ल मार्क्स या कार्ल हेनरिक मार्क्स एक क्रांतिकारी समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने दास कैपिटल पुस्तक लिखी, तो उनके विचारों और विश्वासों को मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। ग्राहम वालेस दोस्तों, ग्राहम वालेस 31 में 1858, 9 अगस्त 1932 एक अंग्रेजी समाजवादी सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं राजनीतिक वैज्ञानिक थे, जो एक अनुभवजन्य दृष्टिकोण के विकास में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, राजनीति में मानव प्रकृति पुस्तक लिखी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एडम स्मिथ देखिए दोस्तों, एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। स्मिथ को अर्थव्यवस्था के जनक या पूंजीवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 1976 में प्रकाशित हुई यह राष्ट्र की धन निर्माण प्रक्रिया के एकत्रित विवरणों में एक है। यह आधुनिक आर्थिक व्यवस्था का मूल है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया दोस्तों? 1968 में। अब तक बिहार में बहुत सा जगह 8 भी मिलता है दोस्तों और बहुत जगह 9 भी दिया जाता है दोस्तों, लेकिन आर्थिक पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन से आयोग संवैधानिक निकाय दोस्तों? तो देखिए सांविधिक है दोस्तों, संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय दोस्तों। तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये आपका है, और आपका दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ये सबका अनुच्छेद में वर्णन है दोस्तों। ये आपका जनजाति 338 का ये है, और ये जातीय आयोग का 338 है दोस्तों। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दोस्तों ये दोनों सांविधिक निकाय है दोस्तों। बी और सी आपका आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? बी और सी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? तो लोकतंत्र की पहचान माना जाता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र की पहचान माना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई। इसे लोकतंत्र की पहचान भी माना जाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देखिए सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, और यह धर्मनिरपेक्ष प्रकृति से इंगित करता है। तो धर्म में पेशे, व्यवहार और विवेक प्रचार की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक और धर्मार्थ स्थानों एवं स्थापना का रखरखाव अधिकार, स्वतंत्र रूप से अपने विश्वास का पालन कर। राज्य का कोई धर्म अधिकारित नहीं है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार 14 से 28, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 दोस्तों। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार दोस्तों 29 30 दोस्तों। क्या होगा? 29 और 30 दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन में निर्देशक तत्वों की अधिकार पर वरीयता दी गई है दोस्तों? किस संवैधानिक संशोधन में निर्देशक तत्वों की मौलिक अधिकार
की वरीयता दिया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में। किसमें? 42वां संविधान संशोधन 1976 में दिया गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे देखिए, लोकतंत्र के प्रकार विशेषताएं दोस्तों। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है वो आपको हो जाएगा जनमत संग्रह और जनमत संग्रह व्यापार। लोगों के पास प्रत्यक्ष रूप से मत देने का अधिकार, उसे हम लोग प्रत्यक्ष मतदान कहते हैं। और प्रत्यक्ष में देखिए, और प्रत्यक्ष में होता है कि लोग अपनी ओर से वोट देखिए, अप्रत्यक्ष में होगा दोस्तों, लोग अपनी ओर से वोट बनाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं दोस्तों। लोग अपनी ओर से वोट बनाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, वो अप्रत्यक्ष में आ गया। औद्योगिक में दोस्तों आपका आ जाएगा, प्रबंध और व्यापार संघ, ट्रेड यूनियन और अनियमित औद्योगिक में हो जाएगा साथियों कि प्रबंध और व्यापार, ट्रेड यूनियन और विनिमय पर विचार करते हैं। आपका 3 का हो जाएगा ए साथियों, 3 का जो है आपका ए होगा। चलिए हम लोग सेना देखिए, सैन्य शासन के सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। सेना जो है क्या करता है? सैन्य शासन के सिद्धांतों के अनुसार सैन्य शासकों द्वारा लोगों का रक्षा करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लोकतंत्र के लिए चुनौतियों में से एक डैश है दोस्तों। लोकतंत्र की चुनौतियों में से डैश एक है, तो क्षेत्र और संस्कृति आदि में लोकतंत्र का विस्तार है दोस्तों। क्या? क्षेत्र और संस्कृति में आदि में लोकतंत्र का विस्तार है। लोकतंत्र की चुनौतियों में से एक कारण ये है दोस्तों, सटीक आपका कारण है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है संघवाद के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों। संघवाद के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो देखिए, संघवाद विविधता के संघवाद जो है विविधता के संस्थानीकरण पर जोर देता है और सामाजिक राजनीतिक सहयोगियों की सुविधा प्रदान करता है दोस्तों। ये भी आपका सही है दोस्तों। संघीय संविधान लोग विशेषकर अल्पसंख्यकों के विशेष सांस्कृतिक अधिकारों की मान्यता देता है। आपका 2 भी सही है। संघवाद विशिष्ट समूहों के लिए शक्ति को सीमित करता है दोस्तों। आपका 1, 2, 3 तीनों सही है दोस्तों। उपर्युक्त 1 से अधिक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका, देखिए डिटेल थोड़ा देख लीजिए। संघवाद संघीय सिद्धांतों के आधार पर सदस्य संस्थानों और सामान्य संस्थानों के बीच शक्तियों के वितरण का दर्शन अभ्यास है दोस्तों। संघवाद का मूल सिद्धांत एक संघीय प्रणाली की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियों की व्याख्या करता है और इस प्रकार परिस्थितिकी जन्य कारकों और ताकतों के संदर्भ में संघवाद को परिभाषित करने का प्रयास करता है। मूल सिद्धांत को परिभाषाओं की 3 श्रेणियों में द्वारा कायम रखा जा सकता है, जैसे सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांत, फिर आपका बहुकारक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत दोस्तों। संघवाद के सिद्धांत के अनुसार संघवाद की विशेषताएं देखिए, संघवाद संस्कृति में मतभेद को वैध बनाने पर जोर देता है और सामाजिक राजनीतिक समझ को प्रोत्साहित करता है दोस्तों। आपका सही है। संघीय संविधान लोग विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, भाषाई, क्षेत्रीय, जाति आधारित, नस्लीय या धार्मिक और विशेष सांस्कृतिक अधिकार की गारंटी देता है दोस्तों। संघवाद विशिष्ट समूहों के लिए शक्ति को सीमित करता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये काशीराम किए थे। कौन थे दोस्तों? काशीराम किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि काशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। महात्मा फूले एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे दोस्तों। साहू भोसले, जिन्हें छत्रपति साहू महाराज, राजश्री साहू महाराज, कोल्हापुर के साहू और चौथे साहू के नाम से जाना जाता है, 1894 से 1922 तक कोल्हापुर राज्य के छत्रपति और मराठी समाज सुधारक थे। पेरियार रामास्वामी नायकर एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक थे दोस्तों। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कड़गम की शुरुआत की थी। उन्हें द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, पेरियार रामास्वामी नायकर को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के चुनावों की मतदान का अधिकार है दोस्तों। संसद के चुनावों में मतदान का अधिकार है दोस्तों। तो ये कैसा अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है दोस्तों। संसद के चुनावों में मतदान का जो अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया जाता है, जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, उनका जो ये अधिकार, ये संवैधानिक अधिकार है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये आपका है संविधान के निर्माण के समय बड़ी समितियां दोस्तों, संविधान के निर्माण का सबसे बड़ी कितनी, संविधान के निर्माण के समय कितनी बड़ी समितियां थी दोस्तों, तो ये 8 बड़ी समितियां थी। कितनी दोस्तों? 8 बड़ी समितियां थी। चलिए हम लोग आगे 8 बड़ी समितियों को देखते हैं। देखिए यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू के पास होता है। यूनियन पावर्स कमेटी किसके पास था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के पास। संघ की संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू के पास है। किसके पास? संघ की संविधान समिति, संघ की संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू के पास था। स्टेट कमेटी, स्टेट्स कमेटी दोस्तों, ये भी आपका जवाहरलाल नेहरू के पास स्टेट कमेटी दोस्तों। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल के पास था। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। मौलिक अधिकार और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों का सलाहकार समिति सरदार पटेल थे दोस्तों। मसौदा समिति भी डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास मसौदा समिति था दोस्तों। और आगे देखिए प्रक्रिया समिति के नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। प्रक्रिया समिति के नियम किसके पास? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति देखिए डॉक्टर राजेंद्र के पास संचालन समिति था। संचालन समिति किसके पास दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र के पास दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश की है? कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था जो है ये चीन की व्यवस्था। किसकी है? चीन की दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। कौन सा कथन जो है बेल्जियम और श्रीलंका के बीच समानता को दर्शाता है दोस्तों? कौन सा कथन बेल्जियम और श्रीलंका के बीच समानता को दर्शाता है? तो दोनों देश द्वीप हैं, ये गलत है दोस्तों। दोनों देश द्वीपीय देश नहीं है, सिर्फ श्रीलंका द्वीपीय देश होगा। दोनों राष्ट्र विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक समूहों के बीच के साथ लोकतंत्र है दोस्तों। क्या बोला गया? दोनों राष्ट्र विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक समूहों के साथ लोकतंत्र है दोस्तों। आपका 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिटेल देखते हैं हम लोग। लोकतंत्र दोनों राष्ट्र लोकतंत्र है, लेकिन उन्होंने अलग अलग तरीकों से सत्ता के बंटवारे के विचार को अपनाया दोस्तों। 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले बेल्जियम यूरोप एक छोटा सा देश है। 59% जनसंख्या डच बोलते हैं और 40% फ्रांसीसी बोलते हैं। शेष 1% जर्मन बोलते हैं। उनके धन और प्रभाव के कारण अल्पसंख्यक फ्रांसीसी भाषी आबादी को आर्थिक विकास और शैक्षणिक उन्नति दोनों से लाभ हुआ है। 1950 और 1960 के दशक के दौरान इसमें डच और फ्रांसीसी भाषी समुदायों के बीच तनाव पैदा किया गया। श्रीलंका में 2 करोड़ की आबादी वाला एक द्वीपीय देश है दोस्तों। श्रीलंका कैसा देश है? तो द्वीपीय देश है दोस्तों। श्रीलंका की जनसंख्या विविध है, मतलब बहुत सी जातियां हैं दोस्तों। श्रीलंका में सिंहली भाषी दोस्तों 74% सिंहली भाषी है और तमिल भाषी 18% है। तो 2 सबसे बड़े सामाजिक समूह बनाते हैं दोस्तों। तमिल लोग की 2 उपश्रेणियाँ श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल दोस्तों, जो भारत से वहाँ नील की खेती करने गए थे दोस्तों, वहीं बस गए थे। चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। आपका कंप्लीट 40 क्वेश्चन डिस्कस करा दिया गया दोस्तों। धन्यवाद।